अब यहाँ पर हम दोबारा से पॉइंटर वेरिएबल्स पर आ जाते हैं। जिस तरह हमारे पास सिंगल पॉइंटर्स होते हैं, इस तरह हमारे पास पॉइंटर टू पॉइंटर होते हैं, यानी कि ऐसे पॉइंटर वेरिएबल्स जो किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। सही, यहाँ पर मेरे पास सिंपल एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि इंटीजर डेटा टाइप का, यानी कि किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। एड्रेस ऑफ ए होल्ड कर रहा है। ए के अंदर अभी फ़िलहाल 100 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मेमोरी में कहीं 100 स्टोर्ड होगा, वो कोई लोकेशन होगी। और जब मैंने कह दिया है कि पी भी उसी को पॉइंट कर रहा है, तो दैट मीन्स पी ये भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा, इसके पास इसका एड्रेस मौजूद होगा। सही है, तो पी की अगर हम वैल्यू प्रिंट करवाएं तो दैट वुड बी 1024। अगर मैं वैल्यू एट पी प्रिंट करवाऊँ तो दैट वुड बी 100। अगर मैं ए प्रिंट करवाऊँ दैट वुड बी ऑल्सो बी 100। अगर एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करवाऊँगी तो दैट वुड बी 1024। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है। अगर ए प्रिंट करवाएंगे तो रिज़ल्ट इज़ 100। अगर मैं एड्रेस ऑफ ए प्रिंट कराऊँगी दैट इज़ 1024। अगर मैं पी प्रिंट करवाऊँगी तो पी एड्रेस ऑफ ए होल्ड कर है, दैट इज़ 1024। और अगर मैं एड्रेस ऑफ पी होल्ड करवाऊँगी तो पी जहाँ पर स्टोर्ड है उसका एड्रेस अपना अलग एड्रेस है, दैट इज़ 1032। ठीक है, सब दिस इज़ अनदर एग्जांपल। यहाँ पर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है दैट इज़ पी, और यहाँ पर डबल पॉइंटर वेरिएबल है दैट इज़ क्यू। अब ये जो डबल पॉइंटर है, इसका मतलब है ये वो पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा होगा। सही है, तो जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं क्यू में कोई चीज़ स्टोर करवाना चाहती हूँ तो दैट वुड नॉट बी एन एड्रेस ऑफ ए। यहाँ पर अगर मैं इस तरह से करूँगी तो ये एरर देगा, क्योंकि ये डबल पॉइंटर वेरिएबल है। तो ये ऐसे ही वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है जो इट सेल्फ पॉइंटर हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ क्यू इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ पी, और जबकि पी इट सेल्फ इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल, तो फिर ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास प्रोग्राम है। ए के अंदर मैंने वैल्यू डाल दिया 58, पी के अंदर मैंने डाल दिया एड्रेस ऑफ ए, यानी कि पी भी इसी को पॉइंट कर रहा होगा, इसका जो एड्रेस होगा ये पी के पास मौजूद होगा। और अगर मैं लिखती हूँ क्यू इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ पी, तो इसका मतलब है कि पी का अपना जो एड्रेस है दैट इज़ 287650, ये क्यू के पास मौजूद होगा। क्यू का अपना भी कोई एड्रेस होगा। और अगर मैं ट्रिपल पॉइंटर वेरिएबल बनाती हूँ तो इसका मतलब है कि वो ऐसे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा होगा जो कि डबल पॉइंटर हो। ठीक है, तो वो क्यू का एड्रेस होल्ड कर सकता है। तो पॉइंटर्स जो हैं वो जितने हम चाहें इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, डबल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर एंड सो ऑन। तो जितने पॉइंटर्स हम लगाते जाएंगे तो उसका मीनिंग्स उसके चेंज होते जाएंगे। अगर सिंगल पॉइंटर है तो वो सिंपल वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। अगर डबल पॉइंटर है तो वो खाली पॉइंटर वेरिएबल का ही एड्रेस होल्ड कर सकता है। अगर 3 पॉइंटर्स हैं तो वो किसी डबल पॉइंटर का एड्रेस होल्ड कर सकता है। अगर 4 पॉइंटर हैं तो वो किसी ट्रिपल पॉइंटर का एड्रेस होल्ड कर सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर सी आउट करवाया है ए को तो ए वुड बी 58। मैं कहती हूँ वैल्यू एट पी, तो वैल्यू एट पी वुड ऑल्सो बी 58। पी के एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है। और अगर मैं कहती हूँ वैल्यू एट क्यू, दैट वुड ऑल्सो बी 58। कैसे? वैल्यू एट क्यू इट सेल्फ क्या है? पी का एड्रेस, और उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो क्या है? 58। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू एट क्यू लिखूँगी तो वो मुझे अगेन 58 दे देगा। अगर मैं खाली वैल्यू एट क्यू लिखूँगी तो इसका मतलब है कि क्यू के पास जो एड्रेस है उसके ऊपर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज़ एन एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो मैं चाहे वैल्यू एट क्यू लिखूँ या फिर मैं पी लिखूँ या फिर मैं एड्रेस ऑफ ए लिखूँ, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल है। मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। पॉइंटर वेरिएबल है P1 जिसके पास एड्रेस ऑफ ए है। पॉइंटर वेरिएबल है P2 जिसमें कुछ भी असाइन नहीं हुआ है। पॉइंटर वेरिएबल P3 है जिसमें एड्रेस ऑफ सी मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास मेमोरी में कहीं पर ए स्टोर्ड है और कहीं पर सी स्टोर्ड है। ए के अंदर वैल्यू इज़ 100, सी के अंदर वैल्यू इज़ 8। P1 जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है और P3 जो है वो सी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मैं अगर कहती हूँ P2 के अंदर हमने डाल दिया है एड्रेस ऑफ B, तो इसका मतलब है कोई और मेमोरी में लोकेशन है जहाँ B स्टोर्ड है 88, और अब इसको जो पॉइंट कर रहा है दैट इज़ P2। ठीक है, तो P1 A को पॉइंट कर रहा है, P2 B को पॉइंट कर रहा है और P3 C को पॉइंट कर रहा है। मैंने अगर कह दिया P2 इक्वल्स टू P1, जो कि हम कर सकते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल में दूसरा रेफरेंस वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि P2 भी अब P1 को ही पॉइंट कर रहा है। तो
मैं अब यहाँ से ये पॉइंटर हटा के और मैं कह देती हूँ P2 इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग टू द सेम थिंग जिसको P1 पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कह दिया कि B के अंदर हमने डाल दी है वैल्यू एट P3, तो B के अंदर हमने वैल्यू एट P3 इज़ 8, तो 88 की जगह यहाँ पर अब आ जाएगा खाली 8, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कह दिया वैल्यू एट P2 के अंदर वैल्यू एट P3 है, वैल्यू एट P2 इज़ 100 और वैल्यू एट P3 इज़ 8, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी अब 8 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं ए बी सी तीनों को प्रिंट करवाऊँगी तो तीनों जगह यहाँ पर 8 आ चुका है, तीनों में 8 प्रिंट करेगा तो रिज़ल्ट वुड बी 888, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल है पास बाय रेफरेंस की। मैं यहाँ पर वेरिएबल ए को पास बाय रेफरेंस कर रही हूँ, एड्रेस पास कर रही हूँ, और यहाँ पर जो रिसीव कर रहा है ये पॉइंटर में रिसीव कर रहा है क्योंकि एड्रेस पास करा है हमने। जो भी ये रिसीव करेगा, जिस भी वेरिएबल का एड्रेस रिसीव करेगा उसकी वैल्यू में असाइन कर देगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मैंने पैरामीटर पास करा था, तो पैरामीटर जो मैंने पास करा था दैट इज़ 9, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18, इसमें वैल्यू आ जाएगी। किस में आएगी वैल्यू? जिसको पी पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है? ए को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने एड्रेस ऑफ ए सेंड करा था, तो उसका मतलब है ए में पहले 16 थी तो अब ए में वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। तो मुझे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने पास बाय रेफरेंस करा था, ये वैल्यू उसकी चेंज करता रहेगा। अच्छा, हम एरेज़ की भी बात कर चुके थे। एरेज़ अगर हम कहते हैं कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मैंने डाल दिया है पॉइंटर वेरिएबल पी के अंदर, अगर मैं ज़ीरोथ एलिमेंट का ना डालूँ, मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़ीरोथ एलिमेंट का डालूँ, मैं उसके बाद वाले एलिमेंट का भी डाल सकती हूँ, सही। तो मैंने फ़र्स्ट एलिमेंट का डाल दिया, तो होगा क्या, पी पॉइंट करा होगा फर्स्ट एलिमेंट को, और अगर मैं कहूँगी P-1 तो इसका मतलब है उससे पहले वाला, और अगर मैं P+1 +2 +3 करूँगी तो वो आगे वाले एलिमेंट्स को अकॉर्डिंगली रेफ़र करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही कर रहे हैं हम। अगर मैंने P का -1 वाला इंडेक्स प्रिंट करवाया है तो ये मुझे प्रिंट करके दे देगा 2, ठीक है, क्योंकि P में इटसेल्फ इज़ 4, सही है। P के अंदर 4 का एड्रेस मौजूद है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ तो देख ली थी कि अगर हम ए का इंडेक्स लिखें स्क्वायर ब्रैकेट्स में, या फिर मैं लिखूँ वैल्यू एट A+0 इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके थे लास्ट लेक्चर में भी। अच्छा, जिस तरह हम पॉइंटर्स जो होते हैं वो पॉइंट कर होते हैं एरेस को, इस तरह हम पॉइंटर्स का इटसेल्फ भी एरे बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पर पॉइंटर का एरे बना दिया पाँच एलिमेंट्स का, इसका मतलब है मैंने 5 पॉइंटर्स डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो पहला पॉइंटर के अंदर एड्रेस ऑफ ए है, दूसरे पॉइंटर के अंदर एड्रेस ऑफ बी है, तीसरे में एड्रेस ऑफ सी एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं 2 और थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे भी किसी का एड्रेस डाल सकती हूँ। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर मैं कहती हूँ पॉइंटर टू एन एरे, इसका मतलब है कि एक ऐसा पॉइंटर जो कि एरे के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर एरे का एड्रेस मौजूद है, ठीक है। तो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पॉइंटर का अगर हम एरे बनाते हैं तो इसका मतलब है मल्टीपल पॉइंटर्स हमने डिक्लेयर कर दिया, और अगर हम एक ही पॉइंटर बनाकर और हम कहते हैं वो पॉइंट कर रहा है एरे को, पॉइंटर टू एन एरे है, तो इसका मतलब है कि पॉइंटर वेरिएबल इटसेल्फ एक है, लेकिन वो जिस चीज़ को पॉइंट कर रहा है वो एरे है, यानी कि वो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर हम किसी पॉइंट तो कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं और उसमें मैं ज़ीरो असाइन कर देती हूँ, इसका मतलब है कि वो नल पॉइंटर है, वो किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा। अगर मैं पी को प्रिंट करवाऊँगी तो वो मुझे प्रिंट करके दे देगा 0। एड्रेस ऑफ पी प्रिंट करवाऊँगी तो जहाँ पर वो पॉइंटर स्टोर्ड है उसका एड्रेस प्रिंट कर देगा। वैल्यू एट पी प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ पर ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि वो किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा उसके अंदर फ़िलहाल नल, ठीक है। नल मीन्स नथिंग। अच्छा, एक चीज़ जब मैंने मल्टी डायमेंशनल एरेज़ पढ़ाए थे तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि मल्टी डायमेंशनल एरे इज़ एक्चुअली एरे ऑफ एरेज़, वो सिंगल डायमेंशनल एरे का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं 3x4 का एरे बनाती हूँ तो उसका मतलब है कि मैं 4 एलिमेंट्स के 3 एरे बना रही हूँ, 3 सिंगल डायमेंशनल एरे बना रही हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 3 डायमेंशनल एरे की बात करती हूँ तो उसका मतलब है मैं 2 डायमेंशनल एरे बना रही हूँ जो थर्ड डायमेंशन साइज़ है उतना, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम जितने भी डायमेंशन हम बढ़ाते जाते हैं तो वो एक्चुअली हम
सिर्फ एरेज़ अपना जो परसेप्शन है, जो व्यू है हमें एरेज़ देखने का, हम उसको चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली जब मेमोरी में स्टोर होंगे तो वो सब सीक्वेंशियली स्टोर होते हैं। मेमोरी में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो हमें ब्लॉक्स बना के या रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर करके दे रहा होता है। ये सिर्फ हमारा अपना परसेप्शन है, हमने खुद ही इसको एक नाम दे दिया 2D एरे का, लेकिन एक्चुअली मेमोरी में वो सिंगल डायमेंशनल में ही स्टोर हुए होता है, सीक्वेंशियली स्टोर हुए होते हैं। यानी कि मेरे पास अगर एड्रेस इसका मौजूद है ज़ीरोथ एलिमेंट का, तो मैं इसमें प्लस प्लस करती जाऊँगी, मुझे अगले एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है खैर कि अगर मैं 2D एरे को 1D पे कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो फिर मैं उसके जो डायमेंशंस होंगे उसको किस तरह से अरेंज करेंगे। आई मल्टीप्लाई बाय 4 इसलिए करें क्योंकि हर एलिमेंट जो होगा वो 4 बाइट्स ले रहा होगा, इंटीजर डेटा टाइप है, और प्लस उसमें कर दिया जो कॉलम वाला इंडेक्स है, तो ये 1 डायमेंशन में फिर उसको कन्वर्ट कर देगा 2 डायमेंशनल एरे को। अच्छा, अब अगर हम 2D डायमेंशनल में 2D एरे में 2 डायमेंशनल एरे में कि हम पॉइंटर्स की बात करें, तो हमने अभी तक तो ये कहा था कि हम खाली एरे का नाम लिखते हैं तो उसके ज़ीरोथ एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जब हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करेंगे, 3/4 का मेरे पास एरे था इस तरह से। पहली रो में 1 2 3 4 स्टोर है, सेकंड रो में 6 5 6 7 8 और उसके बाद 9 10 11 12। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 होगा, उसके बाद फिर 5 6 7 8 है, और उसके बाद 9 10 11 एंड 12। अब अगर मैं कहूँगी खाली टेबल, जो इसका नाम था वेरिएबल का नाम, अब वेरिएबल का नाम इज़ दी एड्रेस ऑफ ज़ीरोथ, नॉट ज़ीरोथ एलिमेंट, ज़ीरोथ रो। पहली रो का एड्रेस किसके पास होगा? टेबल के पास। खाली अगर मैं एरे का नाम लिखूँगी, अगर मैं कहती हूँ टेबल +1 तो उसकी सेकंड रो का एड्रेस, और अगर मैं कहती हूँ टेबल +2 तो उसकी थर्ड रो का एड्रेस। ठीक है, तो मेरे पास टोटल रोज़ कितनी हैं? 3 रोज़ थी। फर्स्ट 0 देन 1 देन 2, और 4 कॉलम्स थे, 0 1 2 3। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ टेबल ऑफ आई, तो अगर मैं 1 डायमेंशन में लिखती हूँ खाली, क्योंकि मेरे पास एरे इज़ 2 डायमेंशनल, तो अब जो जब भी हम टेबल को किसी भी एलिमेंट को रेफ़र करेंगे तो मैं इसे 2 डायमेंशंस में ही रेफ़र करती हूँ। ऐसा ही था कि मैं ज़ीरोथ रो ज़ीरोथ कॉलम ये बताऊँगी, या मैं बताऊँगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। अगर मैं सेकंड इंडेक्स ना लिखूँ, मैं खाली एक ही इंडेक्स बता रही हूँ, तो अब यहाँ पर इसके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि मैंने दोनों डायमेंशंस नहीं बताए हैं, तो इसका मतलब है कि खाली हम एड्रेस की बात कर रहे हैं। कौन से एड्रेस की बात कर रहे हैं? उसकी पहली वाली रो की एड्रेस की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ टेबल का फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स इटसेल्फ तो कुछ नहीं है, फर्स्ट रो में कौन सा कॉलम है मुझे सेकंड इंडेक्स भी बताना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं बताया तो खाली इसका मतलब क्या होगा? खाली एक डायमेंशन का मतलब होगा उसके फर्स्ट रो का एड्रेस। सही है। इसी तरह अगर मैं टेबल के सेकंड इंडेक्स की बात करूँगी तो उसकी सेकंड रो का इंडेक्स। ठीक है, तो मैं चाहे इस तरह से लिखूँ या फिर मैं इस तरह से लिख दूँ, टेबल +1 टेबल +2 टेबल +0, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, अगर मैं कहूँगी वैल्यू एट टेबल +0, तो अभी भी ये एड्रेस की ही बात हो रही होगी। मैं इस तरह से लिखूँ टेबल ऑफ 2, या फिर मैं लिखूँ वैल्यू एट टेबल +2, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। सही है, यही बात यहाँ पे बताई हुई है। ये सारे एड्रेसेस हैं, वैल्यूज़ अभी कुछ नहीं है। अगर मैं इनकी वैल्यू की बात करना चाहती हूँ, यानी कि अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ वैल्यू एट टेबल, तो ये तो एड्रेस है, क्योंकि अब हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू एट टेबल इज़ एन एड्रेस। और किसका एड्रेस? उसकी फर्स्ट रो का एड्रेस, इस पूरी वाले ये जो पूरी रो है इसका एड्रेस। अगर मैं सेकंड रो की एड्रेस का बात करना चाहती हूँ तो वैल्यू एट टेबल +1। ठीक है, तो इसी तरह एंड सो ऑन। अगर मैं कहती हूँ अब कि मैं ज़ीरोथ रो और ज़ीरोथ कॉलम को इंडेक्स करना चाह रही हूँ, या मैं उसकी वैल्यू लेना चाह रही हूँ, तो अब मुझे किस तरह से लिखना पड़ेगा? वैल्यू एट टेबल इज़ दिस एड्रेस ऑफ ज़ीरोथ रो, और उसकी वैल्यू एट, डबल पॉइंटर्स लगाने पड़ेंगे, वैल्यू एट टेबल। तो इसका मतलब है कि ज़ीरोथ रो पर एड्रेस, ज़ीरोथ रो का एड्रेस उसके पास आ जाएगा, और उसकी वैल्यू एट ज़ीरोथ रो पे फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू दैट इज़ 1। सही है, तो अगर मैं लिखती हूँ वैल्यू एट टेबल, अगर विदाउट ब्रैकेट्स भी लिखूँ, मैं ब्रैकेट्स ना भी लगाऊँ, तो इसका मतलब होगा फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर मैं डबल पॉइंटर लिख दूँ टेबल के साथ तो इसका मतलब होगा 1। ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिखूँ
वैल्यू एट टेबल प्लस 1, सही है। वैल्यू एट टेबल मीन्स कि उसकी 0th रो का एड्रेस, उसमें हम एड्रेस में 1 ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब है सेकेंड एलिमेंट, और उसकी वैल्यू एट दैट इज़ 2, ठीक है। तो इसका मतलब है इस तरह से हम डबल पॉइंटर्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम को, ठीक है। मैं इसको इसी तरह भी लिख सकती हूँ, अगर मैंने इसे विदाउट ब्रैकेट्स मैंने अंदर कर दिए तो अब मेरे पास क्या होगा, टेबल प्लस 1। टेबल प्लस 1 मीन्स हम फर्स्ट रो की एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि दिस वन, इसकी वैल्यू ऐट, ठीक है। तो फर्स्ट रो की वैल्यू ऐट, और उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है डबल पॉइंटर, तो फिर मैं बात करूँगी 5 की, ठीक है। तो ब्रैकेट्स मैटर करते हैं, हमने ब्रैकेट्स किस ऑर्डर में लगाए हैं, ठीक है। तो इसको आसान सा तरीका लिखने का ये है कि हम जिस तरह से टेबल का आई और जेथ इंडेक्स हम लिख रहे होते हैं, हम अगर इन पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वैल्यू है टेबल प्लस आई, तो मैं रो पर चली जाऊंगी आईथ रो पे, और जेथ कॉलम उस पर प्लस जे कर देंगे और उसकी वैल्यू ऐट, तो फिर मुझे मिल जाएगा वो एलिमेंट जो आई और जेथ इंडेक्स के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो मैं चाहे इस तरह से लिखूँ टेबल ऑफ आई जे, या फिर मैं इस तरह से लिखूँ जो यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। वैल्यू एट टेबल प्लस आई प्लस जे।